ठीक है मैडम। आज हम करने लगे बच्चों एसके 18। ठीक है, एसके 18 के बेसिकली जो हमारे पास पेपर हैं दैट आर लाइक 19 का मतलब ये हुआ कि स्टार्ट में तो हम लोग आप लोगों को कोशिश करेंगे कि हाफ ऑफ पेपर कराएं। ठीक है, जब एक दफ़ा हमारी स्पीड बन जाएगी फिर हम, क्योंकि 19 अगर हाफ ऑफ करो तो ये ऑलमोस्ट आपका 1.5 मंथ तो 19 में ही चला जाता है। तो मेरी कोशिश है मैं इसे जल्दी से जल्दी कवर अप करूं। अच्छा, मेडिसिन का है 19 फेब का मॉर्निंग का पेपर है, एसके 18 वॉल्यूम है। डिप्थेरिया टॉक्सिन कॉजेज विच ऑफ दीज। ठीक है, इसको भी छोड़ो, पहले सुनो। डिप्थेरिया बेसिकली बैक्टीरिया कौन कराता है? कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है, सबसे पहले आपको ऑर्गेनिज्म का नाम याद होना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये एल्बर्ट स्टेन्स इसकी स्टेनिंग होती है, और मीडिया इज लॉफलर्स मीडिया। ये वाला एमसीक्यू आता है, लॉफलर्स मीडिया। ये सब लिखो एक जगह पे, ये अब आगे सारे पॉइंट्स आपको इकट्ठे नहीं मिलेंगे। अच्छा, फिर ये फेशियल पैल्सी कराता है, ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा। अक्सर उसने दिया होता है कि एक पेशेंट आया है और उसमें आपके पास ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा है और साथ में आपकी फेशियल पैल्सी है। ठीक है, सारा लग रहा होता है जैसे आपकी बेल्स पाल्सी का सारा फिनोमेना है। तो ऑर्गेनिज्म पूछेगा, तो वो कौन सा होगा? डिप्थेरिया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जोन सा है जो मेन है, जो आजकल वो पूछ रहे हैं, वो पूछ रहा है आपकी प्रोटीन का। ठीक है, और ये बेल्स पाल्सी करते हैं। ठीक है, बेल्स पाल्सी तो मतलब आपकी फेशियल नर्व को इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। जैसे आपके टाइफॉइड है, ठीक है, वो पायर पैचेस और गॉल ब्लैडर में रिजाइड करते हैं। तो इसका जो सा डैमेज वो फेशियल नर्व से एसोसिएशन है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो सा है वो है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन और साथ में ये इलोंगेशन फैक्टर के साथ एसोसिएशन है। इलोंगेशन फैक्टर 2 दैट कॉजेज द ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो प्रोटीन की इनहिबिशन है तो मतलब कि आपके पास इलोंगेशन फैक्टर 2 की भी इनहिबिशन होगी। वो इनहिबिट करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, फिर ट्रांसलोकेशन नहीं होगी। ठीक है, सारा प्रोसेस जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ये सब कुछ। ठीक है, और उसमें भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन इज बाय इसका अल्फा सब यूनिट, ए सब यूनिट। इट्स नॉट अल्फा, ए सब यूनिट। इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है ए सब यूनिट और एक होता है बी सब यूनिट। ठीक है, तो ये मैं पिक्चर दिखा देती हूँ। ये रिसेप्टर बाइंडिंग साइट से आके ए सब यूनिट और बी सब यूनिट बाइंड किया। ठीक है, ये एंडोसाइटोसिस हुई, फिर अनफोल्डिंग हुई प्रोटीन की, उसके बाद आपके पास बी की ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन हुई, फिर ए की ट्रांसलोकेशन हुई। फाइनल स्टेप इज ए की ट्रांसलोकेशन। दिस ए सब यूनिट की ट्रांसलोकेशन causes the inhibition of protein synthesis in diphtheria। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म वो पूछता है और इसी के एमसीक्यूज पूछता है। अब आप लोगों ने एक अप्रोच रखनी है, आप लोगों ने जैसे ये नहीं करना कि आए पढ़ा अल्लाह हाफिज, ये 4-5 पॉइंट्स को बाद में पढ़ो। अब आप लोगों ने इसका जो सब यूनिट ए है और सब यूनिट बी, उसको बाद में मेरे बाद में रीड करना है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन भी हमने कर लिया। सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट किधर होता है? हार्ट पे। तो बेसिकली कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके हार्ट के ऊपर इफेक्ट है, वो कौन कौन से हैं? एक डिप्थेरिया। ठीक है, डिप्थेरिया, और इसकी बेसिकली क्या होती है, आपके डिप्थेरिया का एक हिस्ट्री होती है कि ये कंटेजियस टाइप की है। दूसरी चीज़ है कि टच टू ब्लीड करती है इसकी मेम्ब्रेन, अगर ये एग्जामिनेशन पे देखो थ्रॉट के। ठीक है, तो वैक्सीनेशन में पेंसिलिन करना होता है, सारा कुछ सारी फैमिली को डोज देनी होती है। अच्छा, हार्ट इफेक्ट के साथ आता है एक वायरस पूछेगा, तो इट इज कॉक्सैकी वायरस। और बैक्टीरिया पूछेगा तो डिप्थेरिया। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद है टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी डिप्थेरिया में कौन सी है? अच्छा देखो, डिप्थेरिया की जो आपके पास आती है ना टाइप बी हाइपर सेंसिटिविटी, एक आपकी आती है इसमें टाइप 1, 2, 3, 4। ठीक है, दैट इज अलग वाली बात। और टाइप बी जोन सी है वो फिर आपकी सब टाइप में आती है। मुझे बताएं, डिप्थेरिया में टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है 2? रफी लाए हो साथ में? मैंने कहा था कि रफी खोलनी है। रफी में ना आपका जो सा इम्यूनोलॉजी का चैप्टर है उसमें पेपर सबसे पहला जो फर्स्ट वाला है, जरा वो देखो। उसमें लिखा होगा आर्थस रिएक्शन। ठीक है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी,
वैक्सीनेशन की बात करता है, ठीक है, डिप्थेरिया की, तो वो टाइप 3 है, ठीक है। टाइप 3 में फिर सब टाइप है आपकी टाइप 2, ठीक है। इसका टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का जब हम इम्यूनोलॉजी करेंगे ना, तो उसमें निमोनिक बनेगा, टाइप 3 के आगे लिख लो शार्प। ऐसे एसएलई, ए से हेनॉक शॉलिन परपरा, ठीक है, शॉलिन परपरा। ए से बी आर्थस रिएक्शन, आर से रोमाटाइड आर्थराइटिस, और पी से पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। इसका भी एमसीक्यू आता है, इसका भी आता है, नहीं इसका नहीं आता, सॉरी, आर्थस का आता है, इसका आता है, रोमाटाइड आर्थराइटिस का सच नहीं आता, ठीक है। चलो, ये एक एमसीक्यू अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ हमारा। टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी हो गया टाइप B3, और इसके अंदर एमसीक्यू था ये आपका इसके सीरीज में, हाइपर सेंसिटिविटी इन डिप्थीरिया टाइप B, टाइप A, टाइप C, 4, 1, तो टाइप B। अच्छा, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू कोरोनी बैक्टीरिया इज द ऑर्गेनिज्म। और पेंटावेलेंट जो वैक्सीन है ना, जो हम ईपीआई शेड्यूल में, उसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेप बी और एच इन्फ्लुएंजा बी, ठीक है, ये साथ देते हैं, ये सारे थे डिप्थीरिया के। अच्छा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सच एज शिगेला हैव एंडोटॉक्सिन इन देयर। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर देखो और फिर मुझे आंसर करना। बच्चों ये आप लोगों के पास ना सेल वॉल है, ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव का है, दिस इज, एंड दिस इज द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव, ठीक है। देखो, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ये दोनों में है, ठीक है, जिसमें आपके पास पोलर और नॉन पोलर, टेल्स और हेड सब कुछ होता है, ठीक है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस ये दोनों में कॉमन है। पेप्टाइडोग्लाइकिन, अगर इसमें देखो, इसमें कंटेंट कम है, एंड इसमें 4 लेयर्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन जो कि ग्राम पॉजिटिव। तो ग्राम पॉजिटिव कॉजेज जो टॉक्सिन मीडिएटेड होता है ना बाय एक्सोटॉक्सिन एंड आपका पेप्टाइडोग्लाइकिन्स, ठीक है। और जो ग्राम नेगेटिव है उसमें आपके पास ये देखो ऊपर स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, दैट इज लाइपोपोलीसेकेराइड्स वगैरह। और कहाँ पे पड़ी हुई है? आपकी आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है यहाँ पे। तो ये एमसीक्यू उसने पूछा होगा। अब हम वापस जाते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सच एज शिगेला हैव एंडोटॉक्सिन इन देयर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल, ठीक है, और मोस्ट स्पेसिफिकली दैट इज आपका लाइपोपोलीसेकेराइड्स वगैरह। अच्छा, erythropoiesis is mainly stimulated by, what is erythropoiesis? आरबीसी की प्रोडक्शन होती है एरिथ्रोपोइटिन से, जो किडनी रिलीज करती है। शाबाश डॉक्टर साहबा। और मैंने पिक्चर्स नहीं शायद शेयर की हुई इधर, चलो एक मिनट ठहरना, जब वो मैं पिक्चर निकाली थी, शेयर नहीं हुई, एक सेकंड। अच्छा डॉक्टर मेहरीन, आपको ये इजी लग रहा है? मतलब ये तो नहीं है कि मैं ज्यादा आप लोगों को डिटेल्ड या ज्यादा लेंथी हो जाता है, आप लोग इतना कैश नहीं कर पा रहे, ये सारी चीजें लिखते जाओ। नहीं मैडम, वो तो नोट्स बना रहे हैं, जो नहीं समझ आएगी वो आपसे पूछ लेंगे, आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। ओके ओके, मैं थैंक यू। थैंक यू। सिर्फ इसको रिटेन कर लेना, लिख लेना इसको कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, मिलेंगी नहीं बाद में। और मैंने जी जब मैडम। रिवीजन रिवीजन भी करानी है ना, तो ये सारी चीजें इस तरह नहीं रिपीट होंगी, ठीक है, ये एक जी दफा जी डिटेल्ड और दूसरी दफा हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इसको। ठीक है मैडम। चलो, ओके। तो बच्चों ये देखो, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके पास एरिथ्रोपोइटिन इज वही आरबीसी की प्रोडक्शन, ठीक है। आरबीसी ये सारी आपके पास स्टेज चलती है आरबीसी की प्रोडक्शन की, दैट इज स्टेम सेल से लेके तो नॉर्मोब्लास्ट, फिर आगे रेटिक्स, फिर आरबीसी। इसका भी आपका टेबल बना हुआ है, किसमें? एम्ब्रियोलॉजी में बना हुआ है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह जब वो करेंगे तो हम देखेंगे कैसे सेल प्रोडक्शन है। अच्छा, अब एरिथ्रोपोइटिन इज रिलीज फ्रॉम किडनी, किडनी के कौन से? पेरिट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ आउटर कॉर्टेक्स। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, ये वाला। अब ये सेंसिटिव टू होते हैं आपके पास ऑक्सीजन, तो हाइपोक्सिया जब भी होगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, तो साथ स्टिमुलेशन, क्योंकि आपको पता है एचबी जोन सा है आपका, आरबीसी में एचबी कंपोनेंट होता है ना, वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रखता है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एचबी कम हुआ, ऑक्सीजन कैरिंग कम हुआ, ऑक्सीजन कम हुआ, हाइपोक्सिया हुआ, उसने डिटेक्ट किया भाई ये कम है, इसको ज्यादा प्रोड्यूस कराओ, तो दैट इज द स्टिमुलस ऑफ आपका एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। और एरिथ्रोपोइसिस क्या करता है? बेसिकली आपका है एरिथ्रोपोइटिन होगा, तो एरिथ्रोपोइसिस होगा, ठीक है। अगर वो पूछे आपसे कि देखो, एरिथ्रोपोइसिस इज मेनली स्टिमुलेटेड बाय, तो आपको एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कर रहा है हाइपोक्सिया, और एरिथ्रोपोइसिस फिर क्या कर रहा है? एरिथ्रोपोइटिन रिलीज कर रहा है। अच्छा, इधर क्या पूछा हुआ उन्होंने? एरिथ्रोपोइसिस इज मेनली स्टिमुलेटेड बाय, दैट इज टिन, सिस्टिन, ठीक है,
Cysteine, erythropoietin, stimulated by and inhibited by, एक एमसीक्यू है, दैट इज थियोफाइलिन, ठीक है। और एरिथ्रोपोइटिन जो सा दैट इज रिलीज फ्रॉम पेरीट्यूबुलर कैपिलरी सेल्स ऑफ द किडनी। ये 3 एमसीक्यूज हो गए, ठीक है। अभी इसकी भी डिफरेंट माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीजेज और दूसरी मायोलो डिस्प्लास्टिक, ठीक है, एप्लास्टिक एनीमियाज, पोलीसाइथीमियाज, ये 4 चीजें जो हम हिमेटोलॉजी में पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट से। विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉमन कॉज ऑफ मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। अच्छा बच्चों देखो, 2 तरह की कैल्सिफिकेशन होती है, एक होता है मेटास्टैटिक, एक होता है डिस्ट्रॉफिक। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेटास्टैटिक एंड डिस्ट्रॉफिक? जी, एनीवन वॉलंटरीली आंसर करना चाहो? ओके, मैं जस्ट हाफ मिनट दूंगी, रिप्लाई आया या नहीं तो फिर मैं करा दूंगी। अच्छा, डिस्ट्रॉफिक में बेसिकली देखो, मेटास्टेटिक और डिस्ट्रॉफिक, डिस्ट्रॉफिक से आपको समझ लग रहा है डी से, डिस्ट्रॉफिक डी से डेड, ठीक है, इट इज द एबनॉर्मल टिश्यू, ठीक है, वाइल मेटास्टेटिक इज लाइक नॉर्मल टिश्यू, ठीक है, बट इंक्रीज कैल्शियम प्रोडक्शन, ठीक है, एबनॉर्मल है और उधर कैल्शियम प्रोडक्शन ज्यादा है। ये दोनों की डिफ्रेंशिएशन पॉइंट है, ठीक है। अब टीबी के साथ वो देते हैं आपको इसका, बाकी सारे मैं निमोनिक्स कराती हूँ, पहले मैं बताऊँ किस किस के साथ देते हैं। पेपलरी कार्सिनोमा के साथ देते हैं आपको, ठीक है, और ये ऐसा ज्यादातर नहीं देता होता, मगर पैराथायराइड के साथ, ठीक है। खैर इसमें तो 4 पॉइंट्स और हैं जो यहाँ नहीं उसने लिखे हुए, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। ये थायराइड का दे रहा है, ठीक है, आजकल थायराइड पेपलरी जो पीछे कराया मैंने। हाँ बस यही मेन मेन चीज है, ठीक है, मैंने डिफरेंसेस बता दिए, अब इसका निमोनिक कर लो। निमोनिक में देखो, सबसे पहले डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, डेड डिजेनरेशन टिश्यू, सीरम कैल्शियम आपके नॉर्मल रेस्ट कर दिया मैंने, टिश्यू इज आपका डिस्ट्रक्टिव, कैल्शियम लेवल्स आपके जो से हैं दैट आर नॉर्मल। आज सुबह जो डॉक्टर जाकिर कह रहे थे ना कि हाइपर कैल्सीमिया होता है सार्कोइडोसिस में और टीबी में, एज सच टीबी में नहीं होता, ठीक है, बल्कि ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है आपका उसके साथ सार्कोइडोसिस माइट भी के डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की वजह से माइल्ड सा इंक्रीज हो, बट एज सच नहीं, ठीक है। अच्छा चलो, यूजुअली लोकेशन एसोसिएशन विद, ये देखो इसका आपके पास है निमोनिक राटू, आर से रिमेटिक हार्ट डिजीज, ए से एथेरोस्क्लेरोसिस, टी से ट्यूबरक्लोसिस ट्यूमर्स, और ओ से आपके पास मॉन्कबर्ग स्क्लेरोसिस है, ठीक है। आई से इन्फेक्शन लाइक साइटोमेगालो वायरस एंड शिस्टोस्टोमियासिस, ये शिस्टोस्टोमियासिस भी आया हुआ था, ठीक है। ये भी करता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, और ये करता है शिस्टोस्टोमियोसिस आपके पास ये ब्लैडर स्क्वेमस टाइप कार्सिनोमा, ठीक है, ये भी एमसीक्यू आता है। सब रिपीटर्स है इसलिए मैं ये भी बता रही हूँ कि साइटोमेगालो वायरस जो सा ये आपके पास करता है इंट्रावेंट्रिकुलर या पैरावेंट्रिकुलर करता है कैल्सिफिकेशन, पैरावेंट्रिकुलर इन ब्रेन, ठीक है। अच्छा, ट्यूमर हैविंग डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन निमोनिक है, मोस्ट पीजी, ठीक है। एम से मेनिंजियोमा, मेसोथेलियोमा, मेसोथेलियोमा इज रिलेटेड विद आपका एस्बेस्टोस, ठीक है, ये भी एमसीक्यू है। ओवरीम के अंदर सीरस सिस्ट एडिनोमा, इट्स नॉट म्यूसिनस, इट्स सीरस टाइप कॉजिंग डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। अच्छा, एस लाइवरी ग्लैंड का ट्यूमर, टी से थायराइड का स्पेसिफिक टाइप है पेपलरी जिसका गुड प्रोग्नोसिस है, जिसमें समोमा बॉडीज हैं, ऑर्फन एनी आई अपियरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, पी से प्रोलेक्टिनोमा, जी से ग्लोकोनोमा, ठीक है। ये आपके पास पैंक्रियाटिक जो अपना अल्फा सेल बीटा सेल, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा से आपके ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। तो ये जो अल्फा सेल्स का जो कार्सिनोमा, ठीक है, दैट इज, तो ये सारा आपके पास हो गया डिस्ट्रॉफिक। अब मेटास्टेटिक में आ जाए, नॉर्मल लिविंग टिश्यू इफेक्टेड, सीरम कैल्शियम इंक्रीज्ड है, यूविल डिफ्यूज, ठीक है। Organelles mitochondria association with hypercalcemia, hyperphosphatemia, increased vitamin D activity, parathyroid hormone relation related parathyroid adenoma, increased calcium, parathyroid releasing peptide releasing tumor, ठीक है, हाल ही उसका भी releasing peptide tumor का भी, ठीक है। chronic kidney disease जिसमें phosphate ज्यादा हो जाता है, उसमें हालांकि कैल्शियम कम होता है, ठीक है, सेकेंडरी hyperparathyroidism। अच्छा, प्राइमरी में जिसमें आपके पास प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म जिसमें आपके पास इंक्रीज कैल्शियम और डिक्रीज फॉस्फेट होता है प्राइमरी में,
अच्छा, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें फॉस्फेट ज्यादा हो रहा है। इट्स नॉट हाइपर, ध्यान करना है, यही छोटी छोटी मिस्टेक्स पेपर में पढ़ते पढ़ते ना फ्लुएंसी में गलत हो जाती है। सार्कोइडोसिस, तो ये मैंने आपको बताया कि सार्कोइडोसिस इसमें पूछता है। विल्स सिंड्रोम, पेजेट्स डिजीज ये भी आता है, मल्टीपल माइलोमा ये भी आता है, ठीक है, मिल्क अल्किलिस सिंड्रोम और अल्मोनियम टॉक्सिसिटी। ये 4-5 चीजें कर ली। अब हमने ये कर लिए मेटास्टेसिस और ये सारा कुछ कर लिया। अब आगे चलो। दैट इज, अब आपके पास पेशेंट है प्रेजेंट विद पेन इन लंबोसेक्टल रीजन, लंबर रीजन, स्टोन एट पेल्वी यूरिटेरिक जंक्शन, पेन अराइजिंग फ्रॉम विच सेगमेंट। बच्चों ये देखो, सबसे पहले आप लोगों को किडनी का पता होना चाहिए। ये सारा कलेक्टिंग सिस्टम है किडनी का, जो कि ऐसे करके नेफ्रॉन है, उसकी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, ठीक है, वो फिर मेजर माइनर कैलिसिस, रीनल पैपिला वगैरह, वो फिर हाइलम में आएंगी, हाइलम से नीचे यूरेटर में जाएंगी, यूरेटर से फिर यहाँ पे ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर के साथ, ये देखो एक सेकेंड, अगर मैं पेन को थोड़ा सा, ये ठीक है, ये यूरेटर पोस्टीरियर बॉर्डर से आते हुए ये जो ऑरिफिस है ना, स्लिट लाइक, यहाँ पे ऑब्लिकली खुलता है, ठीक है, यहाँ पे ये ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर, और यहाँ से फिर यूरिन मतलब एक्सक्रीट आउट होता है। एक कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे होती है जहाँ पे पेल्विक और यूरिटेरिक जंक्शन है, इसको कहते हैं पज, पीयूजे, पज, भागना, ठीक है, पंजाबी में भजना जिसे कहते हो, ठीक है। पी से पेल्वी यूरिटेरिक जंक्शन। बच्चों के अंदर, बच्चे पहले पैदा होते हैं, ठीक है, और फिर बाद में बड़े होते हैं, तो बच्चों में पजना, ठीक है, और फिर भागना शुरू करते हैं, पीयूजे। तो ये कंस्ट्रिक्शन होती है इस लेवल पे, स्टोन इस लेवल पे वो करता है, स्टक करता है बच्चों में। अच्छा, फिर इसके बाद एडल्ट्स में ये जो विजाइको यूरिटेरिक जंक्शन है, वज, ठीक है, वज, ठीक है, दैट इज, ये आपके एडल्ट्स में यहाँ पे करता है कंस्ट्रक्शन में, वो फंस जाता है, ठीक है, और ये यूरेटर सारा आ रहा है अलोंग इट्स पाथ, ये जहाँ पे ये पेल्विक ब्रिम, यहाँ से पेल्विक गर्डल है ना, तो ये पेल्विक ब्रिम है, यहाँ पे बेसिकली आपकी कॉमन इलियक आर्टरी ये वाली यहाँ पे बाइफरकेट करती है, एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक। एक कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे हो गया, जैसे एसोफेगस है ना, क्रिकॉइड जो कार्टिलेज वहां से लेकर पहला, फिर यहाँ पे उसका अयोटा की बाइफरकेशन पे, और फिर जहाँ पे वो डायाफ्राम एंटर कर रहती है, तीन कंस्ट्रिक्शन है, उसी तरह ये है, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 3 मिलीमीटर था या सेंटीमीटर, वो देख लेना, 3 सेंटीमीटर या मिलीमीटर वाइड होता है, विड्थ मुझे भूल गई। चलो, तो अभी वो पूछता है कि लंबर रीजन में स्टोन है, पज अराइजिंग फ्रॉम विच सेगमेंट। तो ये हमेशा याद रखना कि हाइलम का जो एंट्री पॉइंट है ना, दैट इज आपके पास लंबर 1 2 3 4 5 कौन सा होगा बच्चों? ये किडनी है, 2 किडनीज हैं, तो लेवल इज L2। बाज दफा उसने ऑप्शन दिया होता है T12 से L2। इसी लेवल पे आपके पास रीनल आर्टरीज भी एंटर कर रही होती हैं, ठीक है, रीनल आर्टरीज भी यहीं से एंटर करती हैं, तो इट इज L2। अच्छा, अ ग्रुप ऑफ माइस वाज टेकन एंड इंजेक्टेड अ प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन वाज गिवन, दिस विल वर्क एज इनिशिएटर। तो बेसिकली देखो बच्चों, जब भी कार्सिनोमा को करना है तो दो चीजें, एक होता है इनिशिएटर और एक होता है प्रोमोटर। इनिशिएट जो छेड़खानी शुरू करता है, और प्रोमोट जो कहता है यार करो करो कोई बात नहीं, और फिर ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, कार्सिनोमा टू अकर, ठीक है। तो इनिशिएटर की प्रॉपर्टी है, इट इज आई से पीएमआई कर लो या आईएमपी इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है, आईएमपी। आई से इरिवर्सिबल, एम से मेमोरी प्रोड्यूस करता है, पी से परमानेंट डीएनए डैमेज। अक्सर वो कहते हैं परमानेंट डीएनए डैमेज के साथ, यहाँ कहते हैं कि मेमोरी प्रोड्यूस, ठीक है। और प्रोमोटर इज रिवर्सिबल, ठीक है, पीआरपी करते हैं ना हम आजकल, प्लाज्मा रिच जो थेरेपी है, ठीक है, प्लेटलेट जो उनसे हैं, ठीक है। तो दैट इज पीआरपी, पी से प्रोमोटर, आर से रिवर्सिबल, पी से प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल। तो इनिशिएटर फॉलोड बाय फिर प्रोमोटर, ये नहीं करना कि प्रोमोटर फॉलोड बाय इनिशिएटर, ठीक है। दिस कॉजेज कार्सिनोजेनेसिस। अच्छा, वो कहते हैं माइस हैं, टेकन इंजेक्टेड प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन वाज गिवन, दिस विल वर्क एज इनिशिएटर। तो इनिशिएटर का भी क्या था, स्लो प्रोसेस, विल टेक टाइम, नो, मेमोरी प्रोड्यूस, लास्ट स्टेप इन, नो, कॉज क्लोनल प्रोलिफरेशन, ये प्रोमोटर का काम है, ठीक है। तो जब भी एमसीक्यू सॉल्व करना है, मैं क्या करती थी अपने टाइम पे, दैट इज कि मैं ये नहीं पढ़ती थी, मैं पहले ये पढ़ती थी, जब मैं ये पढ़ती थी मैं देखती थी ये इससे रिलेटेड कुछ नहीं याद आ रहा मुझे, मेमोरी प्रोड्यूस कर रहा, साथ ही मेरी जो बैक ऑफ द मेमोरी में ये सारे पॉइंट्स आ जाते थे इनिशिएटर के। अच्छा, फिर कार्सिनोजेनेसिस में मुझे याद आ जाता था इनिशिएटर फॉलोड बाय ये, ठीक है, आएगा। क्लोनल प्रोलिफरेशन मतलब अब प्रोमोटर है, तो फिर क्वेश्चन पे मैं जाती थी, फिर थोड़ा इजी हो जाता था, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, आपकी जौन सी आप वो देखो।
ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल इवेंट अकर जस्ट बिफोर ओपनिंग ऑफ एयोर्टिक वॉल्व। इसके लिए तो बच्चों देखो, वैसे अगर आप लोगों को कार्डियक साइकिल की मैं जस्ट एक ब्रीफ सा वो बताऊंगी, ठीक है। कार्डियक साइकिल के फेजेस आते हैं, किसी को नाम, क्योंकि मैंने रटाना नहीं है, बात पढ़ाने की है। वो एट्रियल सिस्टोल, फिर उसके बाद आइसोवॉल्यूमेट्रिक जी 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 जी। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, फिर रैपिड फिलिंग, स्लो फिलिंग, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, और फिर नहीं सॉरी, पहले इजेक्शन है फिर वो फिलिंग है। मैं बोलने लगी कि मैं कई दफा बोल लें, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। इट इज आपके पास अपना सबसे पहले है रैपिड इजेक्शन, स्लो इजेक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन है। फिर आपके पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है, इसके दरमियान वैसे एक फेज है, लेकिन चलो। फिर आपके पास रैपिड फिलिंग, फिर आपके पास लो फिलिंग। इन बिटवीन ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन कौन सी फेज आती है? 8 फेजेस है ना। रफी खोली हुई है, वैसे उसमें भी नहीं लिखा हुआ वो फेज ना। जी बच्चों, कुछ याद हो, किसी को याद हो? डी टाइप से कुछ नाम नहीं है? प्रोटो डायस्टॉल फेज, ठीक है। अच्छा देखो, दो चीजें होती हैं कार्डियक साइकिल में, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टॉल। व्हाट इज सिस्टोल एंड व्हाट इज डायस्टॉल? सिस्टोल कंट्रैक्शन और डायस्टोल रिलैक्सेशन। चलो दैट्स गुड। देखो सबसे पहले क्या होगा कि ब्लड आया, ठीक है, कहाँ गया ब्लड? एट्रिया, ठीक है। एट्रिया की अगर बात करो तो सबसे पहले क्या होगा कि जो एट्रिया उसने करना है कॉन्ट्रैक्ट। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पहले तो हार्ट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जल्दी बता रही हूँ मैं। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। ये आपके पास वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे आपके पास होते हैं, मैंने एक निमोनिक रखा था LMA, और साथ में मैंने रखा था TPR, ठीक है, राइट और लेफ्ट, ठीक है, मुझे भूल जाता था। तो ट्राइकस, और साथ में यहाँ से लेट्स सपोज आप पल्मोनरी निकाल लो। ये आपके पास लेफ्ट है, दैट इज बाइकस या माइट्रेल, और यहाँ पे आप एयोर्टिक निकाल लो, ठीक है। अच्छा चलो, तो आपके पास राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, एट्रियास में ब्लड है, ठीक है। जब ये ब्लड आया, अब ये बेसिकली प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वो कह रहा है मैं भर गया हूँ भाई, मुझे बाहर निकालो। तो इट विल कॉज एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में एट्रिया का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, प्रेशर से ये वॉल्व्स ओपन हुए, इट्स लाइक ये 3 कस्प्स हैं, इन्होंने ओपन किया। ये जब ओपन हुए, यहाँ से ब्लड गश करके वेंट्रिकल्स में चला गया। कुछ ब्लड ऑलरेडी ग्रेविटी की वजह से फिल पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, दिस इज एट्रियल सिस्टोल बाय द ओपनिंग ऑफ द राइट एट्रियम। यहाँ पे आपकी बनती है पी वेव, ठीक है, पी वेव, और जेवीपी पे बनती है आपकी ए वेव। ये दो एमसीक्यूज हैं। इसके बाद अब आपके पास क्या होगा, एट्रियल और एट्रियल सिस्टोल बेसिकली इधर एसए नोड है और एवी नोड है, ठीक है। एसए से एवी नोड पे सिग्नल्स गए, अब वेंट्रिकल्स पे आ जाओ। ये था एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल कॉरेस्पॉन्ड्स टू पी वेव या आपकी ए वेव, और इसको कहते हो आप एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। जो सिस्टोल फेज है ना, दैट इज डीपोलराइजेशन। अच्छा, अब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया, दिस इज अ फेज जहां पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पड़ा हुआ है, इट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक। अब क्या होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होगी। ब्लड पड़ा हुआ है, प्रेशर वॉल्यूम सेम पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज 100 ml पड़ा, तो 100 ml का 100 ml पड़ा है। अब कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट हुआ, अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट हुआ है, तो इसने ब्लड को पुश करना है, ब्लड को पुश करना है। ब्लड को कहना चलो भाई अगला दरवाजा खोलो, क्योंकि ये आपके वॉल्स की
वो स्पेसिफिसिटी है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। ओपन हुआ, जब ये ओपन है तो ये वाले वॉल्व क्लोज हैं, दैट आर सेमिल्यूनर वॉल्व, एयोर्टिक एंड पल्मोनरी। और जब ये ओपन है तो ये क्लोज है। अब इन्होंने क्लोज किया, इन्होंने, और क्योंकि बैकवर्ड पुलिंग भी नहीं ना होने देनी, वो तब होगी जब आपके पास प्रोलैप्स है या आपके पास वो है जो है इसके मैल फंक्शनिंग है, ठीक है, तो उसकी वजह से होगा। अच्छा, इसके बाद फिर आगे जाने, आगे ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। अब है रैपिड इंजेक्शन। अभी एक प्रेशर आएगा, जब इसका प्रेशर आयोटिक के प्रेशर से या पल्मोनरी वॉल के प्रेशर से बढ़ जाएगा, जब वो बढ़ा, इसने इसको आगे से खोल दिया, जैसे आज आंधी इतनी तेज आई हुई है, ठीक है, दरवाजा खुद खोल रहे हैं प्रेशर से, तो सेम है कि ये पल्मोनरी और आयोटिक में चला जाएगा। इट इज रैपिड इजेक्शन, जहां आपके पास कौन से वॉल्व्स ओपन हुए, aortic, ठीक है। जब ये वाला वॉल्व क्लोज हुआ है, इट कॉजेज अ हार्ट साउंड, दैट इज आपके पास S1, ठीक है, बाय द क्लोजर ऑफ aortic, अपना एट्रियल और ये अपना माइट्रल और ट्राइकस वॉल्व, ठीक है, एबी वॉल्व से S1 साउंड आया, दैट इज प्रोड्यूस्ड इन आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू है। अच्छा, फिर उसके बाद रैपिड इजेक्शन के बाद अगला फेज आएगा स्लो इजेक्शन, ब्लड अब खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास प्रोटोडायस्टोलिक फेज स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल्स एम्प्टी हो गए, उन्होंने कहा कि भाई मैं बस अब मैं थक चुका हूँ, उन्होंने फिर बॉल्स बंद कर दिए। और फिर आपके पास रैपिड फिलिंग, स्लो फिलिंग, ऊपर से रैपिड फिलिंग और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो फिलिंग, ये सारा आपके पास कार्डियक साइकिल की एक छोटी सी वो थी, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन थी। अच्छा, तो वो कहते हैं अभी कि ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल इवेंट अकर जस्ट बिफोर ओपनिंग ऑफ एओर्टिक वॉल्व, तो ये अभी आपके पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, ब्लड भरा, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हुए, अभी आपके एओर्टिक वॉल्व ओपन नहीं हुए, तो क्या चीज स्टार्ट होगी, बिगनिंग ऑफ डायस्टोल। ये जो वेंट्रिकल्स में ब्लड भरा हुआ, वो कह रहा है भाई भरी जाओ, कोई बात नहीं है, मैं डायस्टोल फेज में हूँ, मैंने नहीं स्टार्ट करना सिस्टोल। यहाँ ये होगा कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी और वो ब्लड भेजेगा आगे, बिगनिंग ऑफ डायस्टोल, सिस्टोल जी बच्चों। खुद सोचो ना कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर रहा है, उसने अगला वॉल्व ओपन करना है, जस्ट ओपन करने से पहले आपका सिस्टोल शुरू होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। समझ लगी इस बात की? चलो, इसके बाद एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्व विल बी सीन ऑन जेवीपी एज, अभी जो मैंने सारा आपको बताया साइकिल, ठीक है, उसके अंदर हमने अपना आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन सब देखा, मगर हमने वॉल्व्स नहीं देखे, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि जब ए वेव होगी, दैट इज ड्यू टू, जब आपके पास ये पी वेव बना है ना, ये उसको कॉरेस्पॉन्ड करिए एट्रियल सिस्टोल को, जब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपके पास एवी वॉल्व्स ओपन हुए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या आपके पास एट्रियल डायस्टोलिक फेज आ गया, डायस्टोलिक रिलैक्सेशन वाली फेज, ये ईसीजी में शो नहीं होती अनटिल अनलेस थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो, उसके अंदर रिप्रेजेंट करती है आपके पास ये डायस्टोलिक फेज। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके पास, ये पॉजिटिव वाली हैं, या तो प्रेशर ज्यादा है या तो फिलिंग ज्यादा है, मतलब या तो कॉन्ट्रेक्शन फेज में होगा हार्ट, एक चीज, या ये फिलिंग की वजह से इतनी ज्यादा फिलिंग है कि ये आपकी साइड वॉल पे प्रेशर डाल रहा है, दो चीजें। अच्छा, अब सी आ गई वेव, सी वेव्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट, यहाँ पे ट्राइकस क्लोजेस एट स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो रहा है जस्ट बिफोर द ओपनिंग ऑफ आपका, जिस तरह वो है आयोटिक वॉल्व, तो आपके पास सी वेव आएगी। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएंगे एक्स वेव, इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है, अब मैक्सिमम एट्रियल फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी वेव, और इसके साथ आता है आपका आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, ठीक है, मैक्सिमम फिलिंग ऑफ एट्रिया एंड एम्प्टिंग इज एट वाई वेव, ठीक है। अब ये एमसीक्यू आता है, एक वी वेव का, एक सी वेव का और एक ए वेव का, ए वेव कॉरेस्पॉन्ड टू पी वेव, ठीक है, एंड ईसीजी। सिस्टोल से रिलेटेड आएगा कि जब ट्राइकस क्लोज हो गए तो कौन सा आपके पास फेज आएगा, दैट इज सी इनिशियली अर्ली सिस्टोल पे, और मैक्सिमम फिलिंग एट्रिया की इज बाय वी वेव, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है दैट इज आपके पास ये राइट एट्रियम से आप लोग डिटेक्ट करते हो जेवीपी, ठीक है, क्यों, ये राइट एट्रियम में सब आके देखो, वेन्स जितना भी है, ठीक है, ड्रेन कर रही है राइट एट्रियम में, दोनों साइड की इंटरनल जगलर। अब वो ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक से किस तरह आएगी सब क्लेवियन, वो हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे, ठीक है, इतना अभी हमें जाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर।
अच्छा, फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, थर्ड हार्ट साउंड, फोर्थ हार्ट साउंड, ये हम उधर कर लेंगे, लेकिन आपने सिर्फ ये याद रखना कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक जो कॉन्ट्रेक्शन है दैट इज फर्स्ट एंड रिलैक्सेशन इज सेकंड, ठीक है, हार्ट साउंड को देगा ये। चलो, अभी जेबीपी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन है, contraction of walls will be seen on GBP waveform as what? V wave या C wave? यहाँ पे की खराब है या किसी ने मुझे ठीक कराई थी, तो मुझे इसलिए बताएं। डॉक्टर जाकिर, माइक ओपन करो और मुझे इसका आंसर दो। डॉक्टर सिराज, contraction of wall will be seen on JVP waveform as, contraction of valve का मतलब क्या हुआ? क्लोजर ऑफ valve। जी बच्चों, इधर इन्होंने सी वेव को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है ये वी वेव में नॉर्मली क्या हो रहा होता है, वी वेव में जगुलर वीनस प्रेशर जोन सा है, ठीक है, वो पैसिव फिलिंग हो रही होती है राइट एट्रियम की। उधर हो रहे होते हैं आपके पास एवी वॉल क्लोज। तो ये इधर थोड़ा सा ना मिसकंसेप्शन है। जब भी क्लोजर होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोल में द एवी वॉल्व क्लोजेस, ठीक है, जो कि बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करेंगे। तो जब भी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वॉल्व विद क्लोजर आएगा तो आपने वी वेव को प्रेफर करना है, नॉट सी वेव, ये वाली, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलें अब हम। अच्छा, ये है, मैन इज हैविंग रूमेटिक हार्ट डिजीज एंड माइट्रल स्टेनोसिस ऑन लंग हार्ट फेलियर सेल्स आर सीन्स, ठीक है, लंग के अंदर हार्ट फेलियर सेल्स नजर आ रहे हैं। तो और क्या होगा? बेसिकली देखो, जब भी आपके पास लंग में हार्ट फेलियर सेल्स, दीज आर द हार्ट फेलियर सेल्स, ये वाले, इसके अंदर आपके पास ब्राउनिश कलर का पिगमेंट हीमोसिड्रिन लेडिन मैक्रोफेजेस हैं ये, ठीक है, एल्वुलाई कंटेनिंग और एल्वुलर लेवल पे इंपॉर्टेंट हीमोसिड्रिन लेडिन मैक्रोफेजेस दैट आर हार्ट फेलियर सेल्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी जोन के अंदर, एल्वुलाई के अंदर। और फाइब्रोसिस की वजह से थिकनिंग हुई हुई है एल्वुलर सेप्टल की, ठीक है। अच्छा, और साथ में क्या है इसमें, कंजेस्टेड कैपिलरी इन द एल्वुलर सेप्टा। ये जो कंजेस्टेड कैपिलरीज हैं, दीज आर द क्रॉनिक वीनस कंजेशन, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास क्रॉनिक पैसिव कंजेशन है, ये फिनोमेना है क्रॉनिक वीनस कंजेशन। अच्छा, हमें हार्ट से रिलेटेड लंग में तो पता लग गया, मगर आपको पता है राइट हार्ट फेलियर के साथ आपके पास स्प्लीन, लिवर, ठीक है, टेंडर हिपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली सब मिल रहा होता है, तो उधर क्या चेंजेस आएंगे? तो सबसे पहले आपके पास आ गया आपकी स्प्लीन, और दूसरा आपके पास आ गया लिवर, ठीक है। तो स्प्लीन के अंदर थिक कैप्सूल्स हैं ये, और ट्रेबेकुला है आगे, ठीक है, डायलेशन एंड कंजेशन इन रेड पल्प, तो रेड पल्प के अंदर कंजेशन होगा, ठीक है। ओल्ड हैमरेज अलोंग विद फाइब्रोसिस इम्प्रेग्नेटेड विद आयरन पिगमेंट एंड कैल्शियम, उधर भी था हेमोसिड्रिन, इधर भी आयरन पिगमेंट है बट विद कैल्शियम। तो ये बेसिकली किस टाइप की नेक्रोसिस हो गई? डिस्ट्रॉफिक मेटास्टैटिक डैमेज टिश्यू है ना, तो ये डिस्ट्रॉफिक टाइप की। अच्छा डिस्ट्रोफिक। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर, क्या नाम है आपका? जाकिर, बल्कि आप आ भी गए हो, जरा इसको देख लो। ये देखो, सार्कोइडोसिस में हाइपरकैल्सीमिया है, ठीक है, जबकि मेटास्टेसिस की डेफिनेशन है नॉर्मल कैल्शियम विद जो डैमेज टिश्यू, ठीक है। तो मे भी हल्का सा होता हो कैल्शियम, मैंने वैसे कहीं नहीं पढ़ा कि टीबी के अंदर हाइपरकैल्सीमिया के साथ प्रेजेंट कर रहे। तो ये दोनों चीज़ों की बेस पे, और साथ में बायलैटरल सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स जो कि सार्कोइडोसिस पे होते हैं, हाइपरकैल्सीमिया एंड बायलैटरल
जो है lymph nodes involvement is in sarcoidosis, और जबकि normal calcium with not like bilateral lymphadenopathy is in TB with dystrophic और metastatic in sarcoidosis. अच्छा, लिवर के अंदर क्या है कि लिवर में सेंट्रल वेन होगी डायलेटेड एंड कंजेस्टेड, सेंट्रल हेमरेजिक नेक्रोसिस होगा, फैटी चेंजेस लिवर में हमेशा फैटी स्टीटोसिस टाइप का, ठीक है, वो जो लिपिड सेल्स होते हैं वैक्यूलेटेड, और साथ में ये सिग्नेट रिंग अपीयरेंस और पोर्टल हाइपरटेंशन के साथ आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बिहाइंड ओवेरियन फोसा। बच्चों ये ओवरी पड़ी होती है, बल्कि एक सेकंड में आप लोगों को पहले यूट्रस, इधर ये यूट्रस पड़ी हुई है, ठीक है, यूट्रस के ये फेलोपियन ट्यूब्स और ये देयर मतलब वेयर द ओवरी इज लाइंग, ये वाला पोजीशन, ये जो जगह है, दिस इज द ओवेरियन फोसा, ये वाला, ठीक है। अब अगर वेसल्स की बात करें, ठीक है, तो ये आपका ओवेरियन फोसा है, ठीक है। ये आपके पास कॉमन, आपके पास इलियक आर्टरी है, इट इज डिवाइडिंग इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सामने आ गई, इंटरनल पीछे चली गई। पहले तो इंटीरियर और पोस्टीरियर का आप लोगों को पता लग गया, सुपीरियर का भी पता लग गया कि सुपीरियरली कॉमन इलियक, पोस्टीरियरली इंफीरियर, और इंटरनल और एंटीरियरली एक्सटर्नल। मगर अगर वो आपको साथ में यूरेटर भी दे देते हैं, तो ओवरी के पीछे क्या पड़े, पहले यूरेटर पड़े और फिर आपके पास पड़ा हुआ ये अल्लाह भला करे इंटरनल इलियक। अब सीपीएसपी आजकल जो कर रहा है वो ये रिलेशन में से ये माइनर चीजों के डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स पूछ रहे हैं, ठीक है, कि पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा। अच्छा, अब पिक्चर से देखो, एंटीरियर सुपीरियर पोस्टीरियर होगा, ये देखो ये ओवरी है, इसके बेस से कुछ जा रहा है, पीछे से कुछ जा रहा है, दैट इज वाटर अंडर द ब्रिज। इसका मतलब क्या है, ये यूरेटर है, यूरेटर के पीछे से जा रही है गोनाडल वेसल्स, ठीक है। गोनाडल वेसल्स यहाँ आपके पास नीचे, अगर नीचे आ जाओ तो ऊपर तो आपके पास गोनाडल, नीचे आपके पास सुपीरियर वेजाइकल आर्टरी, मैंने उससे रिलेट किया, सुपीरियर वेजाइकल आर्टरी और साथ में ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, ठीक है। ये इंफीरियरली ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी आ जाएगी, ठीक है। इस पिक्चर को याद रखना है, काइंडली स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं इनकी, मैंने पिक्चर ग्रुप में नहीं भेजी सेपरेटली, फिर वो मिक्स नहीं होगा आपसे शेयर। पोस्टीरियरली, अच्छा ये सारा वही सारा कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इधर आ जाओ, ड्यूरिंग सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन। अब बच्चों ये क्या होता है, ये आपका ब्लैडर पड़ा हुआ है, ये यूट्रस पड़ी हुई है और ये रेक्टम पड़ा हुआ है। अब सुप्रा प्यूबिक जब आप कैथेटराइजेशन कर रहे हो, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपके पास जो एब्डोमेन है ना, ये लेट्स सपोज ये एब्डोमेन पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास ब्लैडर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक आर्टरी जा रही होती है जो बेसिकली आपके पास आपके इंग्वाइनल रिंग्स को भी डिफरेंशिएट कर रही होती है। इधर होता है डीप इंग्वाइनल रिंग, इधर होता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, और यहाँ से एक आर्टरी जा रही होती है दैट इज इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी यहाँ से, और ऊपर से आपके पास इंफीरियर और सुपीरियर, इट्स नॉट सुपरफिशियल, इट्स सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये दोनों एनास्टिमोस करती हैं। तो अगर कभी भी यहाँ पे डैमेज पूछे यहाँ पे, तो व्हाट इज डैमेज, दैट इज इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। इधर आप लोगों ने ब्रांचेस करनी है, ये कहाँ कहाँ की हैं, या बस एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, मुझे जल्दी से बता दो, आंसर करो, चैट बॉक्स में मैसेज करो। डॉक्टर मेरीन, डॉक्टर तुफैल। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें। ओके ओके, चलो। अच्छा देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपके पास ना आर्च ऑफ एयोर्टा है, आर्च ऑफ एयोर्टा राइट साइड पे देता है ब्रेकियोस्पेलिक ट्रंक, ये ड्रॉ कर लेना, ब्रेकियोस्पेलिक ट्रंक, और लेफ्ट साइड पे ये डायरेक्ट, अच्छा ब्रेकियोस्पेलिक ट्रंक आगे से देती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है, ये डायरेक्ट देती है, सॉरी कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सब क्लेवियन आर्टरी। अब दोनों साइड की जो सब क्लेवियन है, यहाँ से अब आप देखो आपके पास ब्रांच आती है, मैंने निमोनिक किया था VIT, ठीक है, वर्टिब्रल इन जो आपके पास है इंटरनल थोरेसिक और थायरो सर्वाइकल ट्रंक। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट से ना विट आता है, ठीक है, वी से वर्टिब्रल, इंफीरियर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और थायरो सर्वाइकल ट्रंक, ठीक है।
अभी हम इसकी बात करें इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। अब इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जैसे ही आएगी, ये साथ ही दे देगी पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी। पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, ठीक है, ये आगे जो सी है, ये पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी रन्स अलोंग विद फ्रेनिक नर्व, ठीक है, हार्ट के साथ, ये हार्ट की सप्लाई है। अच्छा, फिर ये इंटीरियर चेस्ट वॉल में अप टू 6 रिब, 1 2 3 4 5 6, ये टू ब्रांचेस देगी एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, ये इंटरकोस्टल स्पेस में। यहाँ से फिर ये डिवाइड कर जाएगी यहाँ पे, ठीक है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और साथ में आपकी दूसरी कौन सी ब्रांच है, ये मस्कुलोफ्रेनिक वेसल्स के साथ थी। चलो, तो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इनस्मोस विद इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। अब इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक कहाँ आ रही है, जो कॉमन जो इलियक आर्टरी थी ना, जो डिवाइड कर रही थी यहाँ पे दिस वन इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो ये जो एक्सटर्नल इलियक है ना, इसकी 3 ब्रांचेस हैं। मैंने यूं लिखा था डीप फायर, ठीक है, व्हाट इज डीप फायर, डीप से डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, एफ से फेमोरल आर्टरी, आई से आपके पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। अब ये वाली भी जो इम्पोर्टेंट है, ये आपके पास देता है उसके साथ डीप सर्कमफ्लेक्स जो सी है ना इलियक आर्टरी, ये अक्सर दे देता है आपको उसके साथ अपेंडिक्स वगैरह के साथ, ठीक है। एक ये ब्रांच, दूसरी इंटरनल इलियक आर्टरी जो कि नेस्मोस कर रही है सुपीरियर के साथ, तीसरी आ गई फेमरल जो मेन बड़ी वाली है, और कहाँ लिखा है फेमरल, अच्छा ये सारी फेमरल ही आ रही है ये वाली ना, ठीक है, तो ये वाली और बस। और फिर फेमरल की एक ब्रांच वो अक्सर पूछ लेता है और कंफ्यूज करता है आपको, वो जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की सुपीरियर ब्रांच के साथ। तो फेमरल की एक ब्रांच है दैट इज सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये वाली, ठीक है, अक्सर वो कंफ्यूज करता है इसको इसके साथ। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी रन्स बिहाइंड, ये कौन सा आपके पास स्टर्नम के पीछे, ठीक है। और जब एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की भी हम ड्रेनेज करते हैं ना ब्रेस्ट की, तो वो भी आपको कहता है कि पैरेलल अलोंग किसके होता है, ये अपना इसके इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के, ठीक है। ये कुछ एमसीक्यूज थे। अच्छा चलो बच्चों, आगे अब हम करते हैं दैट इज, अभी आप लोगों की स्टार्ट क्लासेस हैं, टेम्पो टेम्पो बनते बनते अभी टाइम लगेगा। तो अच्छा, तो ये आगे फेमरल आर्टरी की ब्रांचेस हैं, ये जब हम फेमरल आर्टरी करेंगे तो फिर हम वहां पे इसको कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, जितना ओवरव्यू चाहिए था वो मैंने दे दिया। अच्छा बच्चों, ये चाइल्ड है, ये लास्ट एमसीक्यू कराऊंगी, इसके बाद मैं डबल ए खोलने लगी हूँ। चाइल्ड है, आपके पास टीबी है उसको, ठीक है, कंप्लेन ऑफ फीवर कफ। अब सोचो एमसीक्यू पढ़ो, एक बच्चा है उसको टीबी हुआ है, यहाँ चलो ये पढ़ लो, प्री सर्वाइकल फेशिया, प्री सर्वाइकल फेशिया सर्वाइकल पीछे, ठीक है, प्री वर्टिब्रल भी पीछे ही होता है, ठीक है, कैरोटिड शीथ, ठीक है, और बकोफ्रेंजियल फेशिया। अच्छा, सर्वाइकल वर्टिब्री कैरोटिड एंड बकोफ्रेंजियल। चाइल्ड है प्रीवियसली हैविंग टीबी, comes to you with the complaint of fever, cough, along with noisy breathing, difficulty in swallowing, not diagnosed as रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस। सबसे पहले तो रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस है, उसका ड्रेनेज पूछा, तो फेरिंक्स कहाँ पे पड़ा है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए, ये देखो ये ट्रैकिया है, ठीक है। और मुझे बताओ कि फेरिंक्स किसका स्ट्रक्चर है, एसोफेगस के साथ कम्युनिकेट करते हैं या ट्रैकिया के साथ, ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स, बताओ बच्चों। इसोफेगस सर। एसोफेगस, एसोफेगस आगे पड़े पीछे पड़े डायग्राम में, पीछे पड़ा है। पीछे पड़े। पीछे। अच्छा चलो, एक चीज तो पता लग गई कि फेरिंक्स और एसोफेगस पीछे हैं, ट्रैकिया और लैरिंक्स आगे हैं। अच्छा बच्चों देखो, आप लोगों के पास ना डीप फेशिया होते हैं, उसकी 3 लेयर्स हैं, दैट इज इन्वेस्टिंग फेशिया, प्री वर्टिब्रल फेशिया, प्री ट्रैकियल फेशिया, प्री वर्टिब्रल फेशिया, और प्री वर्टिब्रल फेशिया ने इनक्लोज किया हुआ ये कैरोटिड शीथ को, ठीक है। तो आगे अगर ये ट्रैकिया का पूछता या थायराइड का पूछता, फिर किसकी बात करता, प्री ट्रैकियल फेशिया की, दैट इनक्लोज दिस थायराइड, ये वाला, ठीक है, और पोस्टीरियरली भी ये कर रहा है, ठीक है। अगर आप पीछे आ जाओ आप ये वाले पे, तो दिस इज आपका ये प्री वर्टिब्रल
फेशिया, ये सारा जिसने कैरोटिड्स को भी किया हुआ है। तो अगर रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस है, आइडली वेयर शुड इट गो? इट शुड लाइक इट शुड बी गोइंग इन प्रीट्रेकियल और प्रीवर्टिब्रल फेशिया। जी बच्चों, प्रीवर्टिब्रल या प्रीट्रेकियल? तो इट इज प्रीवर्टिब्रल फेशिया, ठीक है। अब मैं फेशियाज बता देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे लिख लो, फिर मैं आगे फेशिया किस तरह बनता है वो बता देती हूँ। कैरोटिड शीथ के अंदर वो अक्सर पूछ लेता है कि क्या क्या मौजूद है। इट इज लाइक इंटरनल जगुलर वेन, कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, वेगस नर्व और सिंपैथेटिक प्लेक्सस भी आता है इसमें, एक एमसीक्यू। दूसरी चीज वो कहता है कि जो आपके पास है आयोटा, उसके साथ जो प्री वर्टिब्रल है उसकी कौन सी लेयर जाके वो करेगी, मर्ज करेगी? तो एडवेंटिशिया ऑफ द आयोटा, ठीक है, आयोटिक आर्च की इंटीमा लेयर, मीडिया इंटीमा, वो है हमारे पास इंटीमा मीडिया एडवेंटिशिया। तो जो इनर से आउटर लेयर है ना आयोटा की, क्योंकि आयोटा इज इलास्टिक, तो ये जो इंटीमा है ना इसके साथ आके प्री वर्टिब्रल का ये जो फेशिया ये मर्ज करेगा, ठीक है, एक एमसीक्यू ये भी आता है। अच्छा, उसके बाद है प्री वर्टिब्रल फेशिया। अब देखो एक ये चीज देखो, ये वाली डायग्राम, ये इन्वेस्टिंग लेयर है, ये वाली, ये पीछे ऑक्सीपिट, एक्सटर्नल ऑक्सीपिट प्रोट्यूबरेंस से आ रही है ऐसे नीचे, ठीक है। ये देखो ये आपकी तकरीबन ये जो मैंडिबल और एयर लोब्यूल है प्री वर्टिब्रल, ये यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये मेंटल बोन है, ये मेंटल सब मेंटल ट्राइंगल, ठीक है। और ये बेसिकली कुछ पोस्टीरियर ट्राइंगल से भी रिलेटेड होगा। अच्छा, यहाँ से ये हायोइड बोन अटैचमेंट है और ये नीचे जा रहा है और ये मेन्यूब्रियम स्टर्नाई के साथ अटैच्ड है। इट इज आपके पास इन्वेस्टिंग लेयर, ठीक है, ये भी इन्वेस्टिंग लेयर है और ये इन्वेस्टिंग फेशिया। अब प्री ट्रैकियल, ट्रैकिया देखो तो मैंने कहा इसने थायराइड को इनक्लोज किया हुआ था, ठीक है, तो ये थायराइड कार्टिलेज और थायराइड को इनक्लोज किया हुआ इसने, ठीक है। और नीचे फाइब्रस पेरिकार्डियम हार्ट के साथ। तो हमारे पास ये सारे फेशियास थे, ठीक है। अब पीछे जा रहे हमारे पास मीडियास्टिनम है। अभी मैं मीडियास्टिनम अगर यहाँ से बनाऊँ आपके पास, ठीक है, तो मीडियास्टिनम कैसे बनेगी? ये आपके पास मेन्यूब्रियम स्टर्नाई जोन सा पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। इट इज एट द लेवल ऑफ सेकेंड रिब, ठीक है, इसके साथ सेकेंड रिब पड़ा होता है। अगर आप T4 T5 की बात करो, यहाँ से एक लाइन जाती है जो सुपीरियर मीडियास्टनम और इंफीरियर मीडियास्टनम में डिवाइड करता है, और सेंटर में मिडल मीडियास्टनम और आगे इंटीरियर मीडियास्टनम, पीछे पोस्टीरियर। अब ये प्री वर्टिब्रल पीछे है, तो ये एक तो सुपीरियर में ड्रेन करेगा, सुपीरियर में, दूसरा पोस्टीरियर मीडियास्टनम में, जो भी इसकी ड्रेनेज होगा। जैसे रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस अभी उसने कहा है, ठीक है, रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस इज रिलेटेड टू प्री वर्टिब्रल, ठीक है, तो वो यहाँ तक जाएगा। अब फिर आगे आ जाओ, तो आगे क्या आपके पास एंटीरियर मीडियास्टनम, ठीक है, एंटीरियर मीडियास्टनम दैट विल ड्रेन्स व्हाट, प्री ट्रैकियल फेशिया की जितनी भी वो सिक्रीशंस हैं, जो यहाँ पे जैसे थायराइड की और बाकी सब वो करेगी ड्रेन, ठीक है। ये देखो ईयर लोब्यूल, ठीक है, पीछे से ऑक्सीपिट से लेते हुए ये पोस्टीरियर ट्रायंगल से होते हुए ये एक्रोमियन प्रोसेस पे जाते हुए ये क्लेविकल के लॉन्ग आते हुए इधर से मेंटल, ठीक है, ये मैंडिबल, तो ये सारा इसका पाथ है। अब जल्दी से मैं एक रीड दे रही हूँ इसको। आपके पास देखो वो कहते हैं कि अटैचमेंट ऑफ इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, ये मैं आज करा रही हूँ इतना डिटेल, और इसमें से कोई 20 तकरीबन एमसीक्यूज टोटल बने हुए होंगे, और सिर्फ इतनी इतनी बात है जितना मैंने पढ़ा दिया। सुपीरियरली इट इज अटैच टू एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। अगर वो ये भी पूछता है दोनों नाम, व्हाट इज द नेम फॉर एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड इंटरनल? इनियन, इनियन, इनियन इज अ पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस जहाँ पे लिगामेंट न्यूके, जो पोस्टीरियर नेक का लिगामेंट है ना, वो आके अटैच करता है। दिस इज अ पॉइंट ऑफ इनियन। इट्टी के ऊपर वो जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है ना, एक तो जहाँ से यूं करते हैं ना ऊपर वाला हिस्सा, वहां पे पानी, ठंडा बर्फ वाला। अच्छा जी, तो सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन मैस्ट्रॉइड प्रोसेस, ठीक है, बेस ऑफ मैंडिबल, तो ये मैस्ट्रॉइड प्रोसेस यहाँ पे मैस्ट्रॉइड बोन, फिर ये बेस ऑफ मैंडिबल, ठीक है, यहाँ से ये मेंटल, ये सारी चीजें उसने बताई हुई हैं कि ये अपना सुपीरियरली इनक्लोज करेगा पैरोटिड लैंड, यहाँ पे पैरोटिड लैंड, ठीक है। फिर इसके बाद इंफीरियरली इट इज अटैच टू स्पाइन ऑफ स्कैपुला, एक्रोमियन प्रोसेस, क्लेविकल एंड मेन्यूब्रियम स्टर्नाई। तो हम यहाँ से आ गए, ये सेंटर में मेन्यूब्रियम स्टर्नाई है, ठीक है।
अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास पोस्टीरियरली बात करो, पोस्टीरियरली इट इज अटैच टू लिगामेंट न्यूके स्पाइन सर्वाइकल अप टू 7th सर्वाइकल वर्टिब्री, ये इंपॉर्टेंट है, 7th सर्वाइकल वर्टिब्री। हेलो जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, और एंटीरियरली इट इज अटैच टू सिम्फिसिस मेंटाई, ठीक है, ये मेंटल बोन की, ठीक है, हाइवाइड बोन एंड इज कंटिन्यूअस विद फेशिया ऑफ ऑपोजिट साइड का फेशिया आ गया यहाँ से, और इधर सेंटर में मेन्यूब्रियम स्टर्ना है, ठीक है, वहां पे जाके अटैच करेगा। ये सारा आपके पास फेशियल अटैचमेंट है, और इसमें सारे फिर ऑर्गन्स एनक्लोज्ड है, ठीक है। अब आपके पास जो इम्पोर्टेंट था वो सारी चीजें मैंने बता दिया। आपको देता है अक्सर वो थायराइड डिग्लूटेशन के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, थायरोग्लॉसल सिस्ट वगैरह टंग प्रोट्यूबरेंस के साथ, तो वो पूछेगा कौन सा वर्टिब्री है, कौन सा फेशिया, दैट इज प्री ट्रैकियल फेशिया, ठीक है, एक ये क्लिनिकल एस्पेक्ट था। और बाकी रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस का मैंने बता दिया, कैरोटिड शीथ, ठीक है, कैरोटिड शीथ इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल टू आर्च ऑफ एओर्टा, इट इज थिक अराउंड द कॉमन एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, ठीक है, एंसा सर्वाइकलिस इज एम्बेडेड इन एंटीरियर वॉल, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कैरोटिड शीथ के आगे पड़ा होता है एंसा सर्वाइकलिस, ठीक है, तो बेसिकली आपके पास ये नर्व रूट है, दिस इज, ठीक है, लेट्स गो C1, C2 और C3, और टंग की ऊपर की थायरोग्लॉसल नर्व, ये चार चीजें C1 C2 C3 और थायरोग्लॉसल नर्व, ये बनाती है आपके पास एंसा सर्वाइकलिस। तो ये एंटीरियर पड़ा हुआ है कैरोटिड शीथ के, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट MCQ है, अभी तक आया नहीं है मगर आ सकता है। अच्छा, और साथ में इसके अंदर सिंपैथेटिक चेन रन कर रही होती है, ठीक है, कंटेंट बता दिया, कॉमन कैरोटिड, इंटरनल जगुलर और वेगस नर्व, और साथ में सिंपैथेटिक प्लेक्सस, ठीक है, और इधर सुपीरियर एंड इंफीरियर सर्वाइकल कार्डियक ब्रांचेस पेरेंजियल, ये अगर याद करना है वेल एंड गुड, नहीं करना तो कोई बात नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यहाँ पे आज खत्म करते हैं क्योंकि घंटा पूरा हो गया है, कल से थोड़े और MCQs करेंगे, आज आपकी फर्स्ट क्लास थी।